प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस कर सकती है, तो वो प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस करके और जो फीटस की एरिथ्रोसाइट है उसको क्या करती है, मारने लगती है, और जब एरिथ्रोसाइट कम होंगी तो एनीमिया होगा। और हमने तुम्हें बताया था कि जब हमारी हीमोग्लोबिन टूटती है तो क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है, और बिलीरुबिन की वजह से क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, इसलिए बेबी को जॉन्डिस भी हो जाता है। तो सीवियर मैम एक बार फिर से कंडीशन। बता दीजिए मैम, अगर सेकंड भी पॉजिटिव रहा तो? अरे सेकंड पॉजिटिव रहा तो हमारे पास एंटीबॉडी पहले ही से है मदर के पास, यस मैम। ठीक है। और जो एंटीबॉडीज है वो प्लेसेंटियल बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, यस मैम। तो वो बैरियर क्रॉस करके एरिथ्रोसाइट को तोड़ने लगेगी। यस मैम। तो ओके मैम। एरिथ्रोसाइट में जो हीमोग्लोबिन है वो टूटने लगेगा, हीमोग्लोबिन जब टूट जाएगा तो एनीमिया कॉज करेगा। यस मैम। और जो कि हमने तुम्हें बताया था, जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो क्या बनता है, बिलीरुबिन भी बनता है, ठीक है। टूटने के बाद बिलीरुबिन बनाता है वो, और मैम फिर बिलीरुबिन इसको अवॉइड कैसे करते हैं? अवॉइड ऐसे करते हैं कि सबसे पहले तो क्या होता है, जब भी प्रेगनेंसी होती है तो मदर फादर दोनों का, पहली प्रेगनेंसी में मदर फादर दोनों का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है कि क्या है ना, जिससे हमें कंडीशन पता चले। फिर क्या होता है कि हम बेबी का भी ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमें ब्लड ग्रुप पता है कि हाँ भाई ये पॉजिटिव है, जो है ये पॉजिटिव है। तो जैसे ही फर्स्ट पार्चुरेशन होता है, मतलब फर्स्ट बेबी की डिलीवरी होती है, उस टाइम पे डॉक्टर क्या करती है, इम्यूनोसप्रेसेंट दे देती है, इम्यूनोसप्रेसेंट का इंजेक्शन दे देती है। इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब उसकी इम्यूनिटी को दबा देती है, इम्यूनिटी को दबा देगी तो एंटीबॉडीज नहीं बन पाएगी, और एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी तो बाद में कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। है ना, कि हम जैसे ही बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट करते हैं, हम इमीडिएट जैसे ही पार्चुरेशन होता है वैसे ही डॉक्टर क्या करती है, इंजेक्शन दे देती है इम्यूनोसप्रेसेंट का, तो हमारी एंटीबॉडी नहीं बन पाती, और एंटीबॉडी नहीं बन पाती है तो क्या हो जाता है, हमारी नेक्स्ट बेबी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ऐसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, समझ गए? ओके मैम। यस मैम। चारों लोग समझे भाई, सोम प्रियंका? यस मैम। ठीक है, सोम की तो आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक, अब आ जाती है क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने तुम्हें बताया था कितने फैक्टर होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं भाई अपने पास। कितने फैक्टर होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। तो ये जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर, एक मिनट रुकना, ठीक ना, लैपटॉप चार्ज। तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। तो 13 में से पहला तो फाइब्रिनोजेन होता है, दूसरा थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, तीसरा प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होते हैं, हम बढ़ते जाते हैं। और कैल्शियम जो दिखा है ये 5th क्लॉटिंग फैक्टर होता है। कौन सा होता है? फिफ्थ। है ना। तो इसमें ये जो प्रोसेस दी हुई है ना, ये जो तुम्हें स्लाइड में प्रोसेस दिख रही है, ये बिल्कुल लास्ट की प्रोसेस है, मतलब जस्ट क्लॉटिंग के पहले वाली ये प्रोसेस है अपनी, ठीक है। जस्ट क्लॉटिंग के पहले वाली, है ना। इसके पहले भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, क्योंकि हमने तुम्हें बताया 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, इसमें तो हमें 4 ही क्लॉटिंग फैक्टर नजर आ रहे हैं ना। यस मैम। बाकी क्लॉटिंग फैक्टर का है, तो बाकी क्लॉटिंग फैक्टर पहले एक्टिवेट हो चुके हैं, और एक्टिवेट होने के बाद ही ये कंडीशन आई है, ठीक है। और एक्टिवेट होता कैसा है क्लॉटिंग मैकेनिज्म, तो हमने तुम्हें बताया था, जैसे ही जो अपनी एंडोथीलियम की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, जैसे ही अपनी जो एंडोथीलियम की सेल्स होती हैं अपने ब्लड के कांटेक्ट में आती हैं,
जैसे ही कांटेक्ट में आती है वैसे ही क्लॉटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है ना। एक एक्टिव होता है, फिर दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, है ना, ऐसे एक्टिव होता जाता है। इसको हम कैस्केड मैकेनिज्म बोलते हैं। कौन सा मैकेनिज्म बोलते हैं? कैस्केड मैकेनिज्म बोलते हैं भाई। ठीक ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, प्रोथ्रोम्बिन जो है कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में बदला। थ्रोम्बिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन फाइबर में बदल दिया। और फाइब्रिन फाइबर क्या कर लेता है, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है एक। और इस नेटवर्क से क्या होता है, आरबीसी बाहर नहीं निकल पाती। इस नेटवर्क से क्या होता है, आरबीसी बाहर नहीं निकल पाती, और आरबीसी बाहर नहीं निकल पाएंगी तो ब्लीडिंग भी रुक बंद जाता हो है। जाती है ना, ब्लीडिंग भी रुक जाती है। तो ये क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, जो कौन इनिशिएट कराता है, किसकी वजह से होता है, प्लेटिलेट की वजह से होता है ना। किसकी वजह से होता है, प्लेटिलेट की वजह से होता है। ठीक है, आ गया ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यस यस मैम। मैम। कि कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। देखो कैल्शियम कितनी सारे को एक्टिव कर रहा है, कैल्शियम यहाँ भी और भी फैक्टर्स को इनिशिएट करता है, मतलब एक्टिवेट करता है कैल्शियम। इसलिए क्लॉटिंग में कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। अपने बॉडी में कैल्शियम होता ही बहुत जरूरी है, हर चीज के लिए जरूरी होता है। चाहे वो हम मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए बोल दें, चाहे हम वो क्लॉटिंग के लिए बोल दें, चाहे वो हम नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए बोल दें, चाहे हम वो बोन फॉर्मेशन के लिए बोल दें, चाहे वो हम टीथ फॉर्मेशन के लिए बोल दें। मतलब कैल्शियम अपनी बॉडी में बहुत 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 इंपॉर्टेंस रखता है। बिना कैल्शियम के मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, बिना कैल्शियम के क्लॉटिंग नहीं हो सकती, बिना कैल्शियम के नर्व इम्पल्स कंडक्शन नहीं हो सकता, बिना कैल्शियम के बोन फॉर्मेशन नहीं हो सकता। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंस रोल रखता है अपनी पूरी बॉडी की मैकेनिज्म में, है ना। कुछ ही आयंस होते हैं, जैसे कैल्शियम मान लो, और सोडियम मान लो, पोटेशियम मान लो, क्लोराइड मान लो, है ना। ये सारे जो आयंस होते हैं ये अपनी बॉडी में एक स्पेशल रोल ही निभाते हैं भाई। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब लिम्फ पढ़ लेते हैं भाई, लिम्फ क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में किसी ने लिम्फ बोला था, तुम लोग की क्लास में बोला था लिम्फ क्या होता है। लिम्फ लिम्फ क्या होता है बच्चों। मैम इंटरसेलुलर स्पेसेस में होती है मैम। इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है डन। इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होती है। मैम दो सेल्स के बीच में जो मैम स्पेस होता है वहाँ पे ये फ्लूइड रहता है। गुड। आता कहाँ से है। मैम ब्लड वेसल्स के मैम वहाँ पोर से मैम निकल जाता है, बाहर एस्केप कर जाता है। अच्छा, होता क्या क्या है इसमें। चलो इतने सारे अभिनव ने बता दिया, अब और कोई बताएगा। सोम की तो आज आवाज ही नहीं आ रही है, कल भी नहीं आ रही थी, आज भी नहीं आ रही है। अभी आ रही है। अभी आ रही है। मम्मी वो ट्रांसपोर्टेशन ईयर में कोड हेल्प देने से करता नहीं है। आ रहा है मैम। अच्छा, बताओ भाई सोम, लिम्फ में क्या क्या होता है। कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फ। वो लिम्फेटिक वेसल्स होता है मैम, और लिम्फ नोड्स होता है। वो तो और लिम्फेटिक मैम सिस्टम हो गया, ये तो लिम्फेटिक सिस्टम बता रहे हो। लिम्फ में बताओ, लिम्फ में क्या क्या होता है। हाँ देवांश। हम हाँ बच्चा। हम्म। मैम प्रोटीन्स, फैट्स। और सेल को अच्छा मम्मी बताओ। ये अभिनव ने बोला सेल के बीच में होता है, ठीक है भाई माना। तो सेल के बीच में क्यों होता है, क्या जरूरत है सेल के बीच में होने की। मम्मी ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन। मैम वेस्ट मटेरियल्स जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। अच्छा, और न्यूट्रिशन, यस और मैम। गैसेस O2 CO2। यस मैम। मतलब ऐसा समझ सकते हो, जो काम ब्लड करता है
जो काम ब्लड करता है वही हमारा लिम्फ करता है। फर्क क्या है, लिम्फ अपने सेल्स के बीच में होता है, ब्लड किस में होता है, वेसल्स में होता है। ब्लड के पास आरबीसीज होती हैं, प्लेटिलेट होती हैं, लिम्फ के पास बस आरबीसी और प्लेटिलेट नहीं होती हैं। बाकी डब्ल्यूबीसी भी होती है, न्यूट्रिशन भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, और गैसेस O2 CO2 भी होता है, वो वापस वेस्ट प्रोडक्ट भी लेके जाता है, CO2 वापस लेके जाता है ना। डब्ल्यूबीसी होती है इसलिए प्रोटेक्शन मतलब एक डिफेंस का काम भी करता है, सब करता है ये। बस फर्क क्या होता है लिम्फ और ब्लड में, वो वेसल्स में फ्लो करता है, ये वेसल्स में फ्लो नहीं करता, ये सेल्स के बीच में होता है, इसलिए इसको टिश्यू फ्लूइड या इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। उसमें आरबीसी प्लेटिलेट होती हैं, इसमें नहीं होती है आरबीसी प्लेटिलेट, इसलिए इसको कलरलेस फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी की वजह से ही कलर आता है ना। यस मैम। यस मैम। है ना, तो आरबीसी नहीं होती है इसलिए हम इसको कलरलेस फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है भाई, है ना। ब्लड भी ब्लड जो रहता है उसमें क्या, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो ये भी न्यूट्रिशन सेल्स को प्रोवाइड करता है। वो O2 प्रोवाइड करता है तो ये भी O2 प्रोवाइड करता है, तो यही होता है। ठीक है, तो फ्लूइड विथ मैनी स्मॉल वाटर soluble substances move out into the space between the cells of the tissue, leaving the larger protein and most of the formed element। larger protein को छोड़ के, और formed element कौन से formed element, आरबीसी और आरबीसी। अभी तो बताया कि लिम्फ में आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होती हैं। यस मैम। ठीक है, और लार्जर प्रोटीन क्यों, क्योंकि लार्जर प्रोटीन क्या निकल नहीं पाती है। लार्जर प्रोटीन, जब नाम से ही लार्जर प्रोटीन है तो क्या है, साइज बड़ा होता है, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाती। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल से ही निकल कर बनता है, कि जैसे मानो ये है हमारी ब्लड वेसल से, इसके आसपास वाली जो सेल्स है वो तो डायरेक्ट न्यूट्रिशन ले लेंगी अपनी वेसल से, यस मैम। लेकिन अंदर वाली का क्या, अंदर वाली का क्या, तो अंदर वाली की क्या के लिए क्या निकलता है, टिश्यू फ्लूइड आता है। टिश्यू फ्लूइड मतलब क्या क्या आ जाएगा उस फ्लूइड में, प्लाज्मा आ जाएगा उसमें, उसमें डब्ल्यूबीसी आ जाएंगी, उसमें जो न्यूट्रिशन लिए होगा वो आ जाएगा, उसमें जो O2 लिए होगा वो आ जाएगा। ठीक, और ये सेल्स के बीच में आ जाता है। सेल्स के बीच में आ जाता है इसलिए हम इसको इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। लिम्फ इज अ कलरलेस, क्यों, क्योंकि आरबीसी नहीं होती है इसलिए कलरलेस बोलते हैं। इसके पास स्पेशलाइज लिम्फोसाइट होती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। क्यों, क्योंकि हमारी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो तो, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई, आरबीसी जो होती है, सॉरी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो हमारी वेसल्स से बाहर निकल सकती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बताया था ना कि इसको बहुत ध्यान से याद कर लो। जो अमीबोइड फैशन में वो वेसल्स से बाहर निकल जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रियंका क्या बोलते हैं भाई, देवांश तुम बताओ क्या बोलते हैं। मैं याद नहीं आ रहा। सोम, डायपेडेसिस, अब याद आया, यस मैम। यस मैम। डायपेडेसिस बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है दैट दे कैन स्क्वीज आउट ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल से स्क्वीज आउट कर सकते हैं। लो हमने पीडीएफ भेज दी, कल सेंड नहीं हो रही थी, आज हो गई, तो तुम लोग के पास पीडीएफ भी आ गई, अब पढ़ना इसको अच्छे से। ठीक है, तो डायपेडेसिस बोलते हैं हम भाई उसको, है ना। इसलिए जो हमारी लिम्फोसाइट होती है वो हमारी लिम्फ में आ जाती है। अगर डायपेडेसिस वाली उसमें प्रॉपर्टी नहीं होती तो लिम्फोसाइट भी हमारी लिम्फ में नहीं होती। लिम्फेटिक सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज, है ना। लिम्फेटिक सिस्टम वैसे इसमें हमें ट्वेल्थ में पढ़ने को मिलता है,
जब हम डिसीज वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम उसमें पढ़ते हैं, लेकिन अब इसमें भी आ गया तो देख लो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है। लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स होते हैं, इवन लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी होते हैं, है ना। लिम्फेटिक ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन और थाइमस, थाइमस। है ना। स्प्लीन और थाइमस जो होता है वो लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, है ना, इसलिए। लिम्फेटिक नोड्स क्या होती है, चेकिंग पॉइंट की तरह होते हैं। लिम्फेटिक नोड्स क्या होती है, चेकिंग पॉइंट की तरह होते हैं। जैसे अपनी सिटीज में होते हैं ना चेकिंग पॉइंट, की हम देखते हैं कि कुछ गलत चीज तो नहीं जा रही है अंदर सिटी के, तो ऐसे ही इसमें होता है कि नोड्स होते हैं तो वो चेक करते हैं कि भाई कुछ गलत तो नहीं जा रहा है इसमें, कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, कोई पैथोजन तो नहीं है, और अगर होंगे तो वहीं के वहीं उसको खत्म कर देते हैं लिम्फेटिक नोड। तो लिम्फ में क्या क्या होता है, लिम्फ में ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ये बॉडी सेल्स तक पहुंचाते हैं और बॉडी सेल से वापस क्या क्या लेके आते हैं, CO2 लेकर आते हैं और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट लेके आते हैं और वापस किस में चले जाते हैं, वेन्स में चले जाते हैं। मतलब लिम्फ निकलता किससे है, आर्टरीज से निकलता है, और लिम्फ वापस जाता किस में है, वेन्स में। क्यों, वेन्स ही तो हमारा सारा वेस्ट लेकर जाता है, CO2 लेकर जाता है, लिम्फ वेन्स ही तो लेकर जाती हैं। यस मैम। ठीक है, तो भाई वेन्स लेके चली गई। लिम्फ नोड प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट। लिम्फ नोड्स हमारी क्या प्रोड्यूस करती हैं, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती हैं, तभी तो हमने उसको चेकिंग पॉइंट की तरह बोला है कि लिम्फोसाइट होंगी तभी तो हमारा जो पैथोजेंस वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है, वो चेक हो पाएंगे। आगे यस समझ में लिम्फ क्या होता है, यस मैम। ठीक। अब आ जाते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज पे, ठीक है। सर्कुलेटरी पाथवेज में हम क्या पढ़ते हैं कि मतलब जो हमने वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, है ना, ये सारा कुछ पढ़ते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स में तो ऐसा कोई खास सिस्टम होता नहीं है ना, हार्ट वगैरह ऐसा कुछ खास होता नहीं है। लगभग में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और जिसमें क्लोज्ड होता भी है उसमें क्या होता है, वेसल्स के थ्रू होता है ना। तो हम वर्टिब्रेट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वर्टिब्रेट में सबसे पहले कौन सी आती है, फिश, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड और फिर मैमल, है ना। जो कॉर्डेट्स पढ़ते हैं उसमें ये हम वर्टिब्रेट्स में ये सारा कुछ पढ़ते हैं। तो हम चैम्बर्स की बात करते हैं, मतलब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि किसका हार्ट कैसा होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पता है क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी। देखो भाई, ओपन है तो ओपन में क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं डायरेक्टली क्या होते हैं, ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं, है ना। ऐसे हम बोल सकते हैं ऑर्गन्स बाथ इनटू द ब्लड, ठीक है। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारे किस में पड़े हुए होते हैं, ब्लड में पड़े हुए होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स, है ना। ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो करता है। मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑर्गन्स डायरेक्टली वेट इनटू ब्लड, ठीक है, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी में ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाली बात होगी, ठीक है। तो अपन तो भैया क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, हार्ट। है ना। एक पंपिंग मशीन की तरह होता है जो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। एक फोर्स के साथ ब्लड को पंप करता है, पंपिंग मशीन। तो हम भाई फिश से देखते हैं, तो फिश में क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा हार्ट होता है, 2 चैम्बर। 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो मतलब ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। फिर एम्फीबियंस में आते हैं, तो एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितना, 3 चैम्बर। 3 चैम्बर। 2 एट्रियम, 1 वेंट्रिकल। 1 वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में आते हैं, तो रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है,
2 एट्रियम लेकिन एक वेंट्रिकल। देखो यहाँ पे दोनों कनेक्ट है ना यहाँ से, यस मैम। यस मैम। तो वो एक ही चैम्बर कहलाया, क्योंकि कनेक्शन हो रहा है तो एक ही चैम्बर कहलाया वेंट्रिकल। तो रेप्टाइल्स में कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रो बताएगा कोई? मैम क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, गुड है ना। क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल की फैमिली वाले जितने होते हैं जैसे एलिगेटर वगैरह, ठीक है, उनमें भी क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक, तो रेप्टाइल्स में सब में 3 चैम्बर हार्ट होता है लेकिन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ठीक है भाई। बर्ड्स में कैसा होता है, 4 4 चैम्बर, चैम्बर, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। और मैमल्स में भी 4 चैम्बर होता है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, है ना। अपर स्मॉलर चैम्बर्स आर नोन एज एट्रियम एंड द लोअर लार्जर चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स। ठीक है भाई, इतना समझ आया? यस यस मैम। मैम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं किसमें कैसा ब्लड फ्लो करता है ना। तो फिश में हमारा कैसा डायरेक्ट सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, देखना सिंगल सर्कुलेशन यस मैम। कैसे, कि ये गिल्स है ना। हमें पता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, लंग्स की जगह गिल्स। गिल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनमें गिल्स होते हैं, लंग्स नहीं होते, क्योंकि लंग्स एयर के लिए बने होते हैं, तो इनमें गिल्स होते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजनेशन का काम कौन करता है, गिल्स करते हैं। तो भाई देखो यहाँ हमारे टिश्यू के पास, टिश्यू ये नीचे जो क्या है टिश्यू है, तो टिश्यू के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक। यस मैम। फिर यहाँ से वापस क्या जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट के पास गया, हार्ट से गिल के पास गया, गिल्स ने क्या किया, ऑक्सीजनेशन किया, और वापस फिर वो कहाँ आ गया, बॉडी टिश्यू के पास आ रहा है। मतलब बहुत सिंपल सर्कुलेशन चल रहा है, ठीक। चलो अब आ जाते हैं हम किस पे, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेट होता है। कैसा ब्लड, मिक्स्ड ब्लड। मिक्स्ड ब्लड मतलब ना तो वो प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड होता है ना प्रॉपर डीऑक्सीजनेटेड होता है, दोनों का मिक्सचर होता है ना। तो अगर तुम पर्पल कलर से इन्होंने बताया है हमको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी मिक्स्ड ब्लड, पर्पल कलर से इन्होंने हमको मिक्स्ड ब्लड बताया है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो बॉडी टिश्यू के पास कौन सा आ रहा है, ये है ना नीचे बॉडी टिश्यू। तो बॉडी टिश्यू के पास क्या, मिक्स्ड ब्लड आ रहा है। वापस क्या जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो किस में आ गया, राइट एट्रियम। एट्रियम में आ गया। फिर एट्रियम से वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में आ गया। फिर वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेट होने कहाँ जाएगा, लंग्स में चला गया। ठीक है, तुम कुछ बोल रहे हो, तुम्हारी फिर से कल जैसी आवाज होने लगी। ठीक है, लंग्स पे आया, लंग्स ने क्या किया, इसको ऑक्सीजनेट किया, ऑक्सीजनेट होके ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से ये किस में आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, और वेंट्रिकल में हमारा एक ही वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल में हमारा ऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है और वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है, तो वेंट्रिकल में मिक्स्ड ब्लड नहीं हो गया। यस मैम। अब ये मिक्स्ड ब्लड क्या हुआ, बॉडी टिश्यू के पास गया। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कैसा ब्लड होता है, मिक्स्ड ब्लड सप्लाई होता है। अब हम अपना देखते हैं, मतलब सम रेप्टाइल्स में, मतलब क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास 2 सर्कुलेशन होते हैं, जैसे इनके पास भी 2 सर्कुलेशन थे, अपने पास भी 2 सर्कुलेशन, लेकिन अपने पास क्या होता है, प्योर ब्लड बॉडी टिश्यू के पास जाता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यू के पास होता है, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। मैम एम्फीबियंस को कोई दिक्कत नहीं होती अगर मिक्स्ड हो गया ब्लड तो? नहीं, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स अगर अपन कहें तो इनको मिक्स्ड ब्लड, देखो ऑक्सीजन की काफी
कहें तो ये अपना सर्कुलेशन उतनी ऑक्सीजन से चला लेते हैं, मतलब बॉडी टिश्यू उतनी ऑक्सीजन से चला लेते हैं। तो अगर अपन लगभग रेप्टाइल्स और लगभग एम्फीबियंस को देखें तो बहुत उनकी लाइफ स्टाइल बहुत आराम वाली होती है यस ना। मैम। ऐसे कौन से तुमने एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स देखे जिनकी जो बहुत ज्यादा काम करते हो, बहुत ज्यादा इधर से उधर होते हो? कोई ऐसे एम्फीबियंस रेप्टाइल्स को देखा है? तुमने लगभग एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स ऐसे देखा होगा जो बहुत आराम करते हैं, यस मैम। है ना। चाहे तुम छिपकली को देख लो, चाहे स्नेक को देख लो, हाँ जब चलते हैं जल्दी जल्दी चलते हैं, लेकिन ज्यादातर आराम करते हैं, एक जगह रुके रहते हैं। ठीक, तो वो मतलब क्यों, वो उतनी ऑक्सीजन से अपना काम चला रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर हम बर्ड्स को देख लें, मैमल्स को देख लें, तो ये क्या ऐसे रहते हैं कि एक ही जगह रुके हुए होते हैं? नो नो मैम। मैम। है ना, इनको खूब सारा काम करना पड़ता है, चाहे कोई मैमल हो, कुछ मैमल्स को छोड़ के, है ना। लगभग मैमल्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन की नीड उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है, बॉडी साइज भी ज्यादा होता है और ऑक्सीजन की नीड भी ज्यादा होती है, इसलिए हमारे पास क्या है, और हम इवॉल्व भी तो है, यस हम मैम। तो हाईएस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना। यस मैम। तो भाई हमारे पास क्या होगा, अच्छा वाला हार्ट है, मतलब 4 चैम्बर हार्ट है। हाँ सोम, कुछ बोल रहे हो? चैट में लिख दो, तुम्हारी आज भी आवाज नहीं आ रही है। ठीक, तो हमारे पास क्या होता है, 2 सर्कुलेशन, तो हमको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ही पढ़ना है। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलो भाई ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में चलते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किससे बना होता है, हार्ट से और ब्लड वेसल्स से। किससे, हार्ट से और ब्लड वेसल्स से। ब्लड वेसल्स से बना होता है। तो हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। हार्ट कहाँ लोकेट होता है, थोरैसिक कैविटी, है ना। थोरैसिक कैविटी पता है ना क्या होती है? थ्रोट के आसपास। ना, देखो, अपनी बॉडी जो होती है अपन मेन कुछ रीजंस में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कौन से रीजंस में, हेड, नेक, थोरैसिक, एब्डोमेन, पेल्विक। क्या, हेड, नेक, नेक, थोरैसिक, thoracic, एब्डोमेन, pelvic। पेल्विक, है ना। इनमें डिवाइड कर देते हैं। तो हेड के बाद नेक आता है जिसको अपन गला बोलते हैं, और फिर नेक के बाद जो चेस्ट एरिया आता है उसको अपन थोरैसिक एरिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, थोरैसिक एरिया बोलते हैं। और उसके बाद जो आता है हम उसको एब्डोमेन बोलते हैं, जिसको अपन जनरल लैंग्वेज में पेट पेट करके बोलते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, एब्डोमेन होता है। और एब्डोमेन के नीचे क्या होता है, पेल्विक एरिया होता है, पेल्विक। मतलब जहाँ पे जेनाइटल्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और किडनी प्रेजेंट होती है ना। ये सारे किसमें, पेल्विक एरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई, ये तो हम पहचान गए एरिया कौन कौन से होते हैं। अब ये कैविटी कैसे हो गई, थोरैसिक में अगर तुम्हें पता हो कि एक पूरी कैविटी बना लेती है, किससे कैविटी बना लेती है, बोन से। क्यों, क्यों, तो पीछे अगर अगर देखें तो पीछे क्या है, वर्टिब्रे हैं। अगर अपन पीछे देखें तो पीछे कौन क्या है, वर्टिब्रा है। अगर अपन साइड साइड में देखें, लेटरल में देखें, तो लेटरल में क्या है, lungs। रिब्स हैं। बोन्स की बात कर रहे हैं ना, oh yes मैम। तो रिब्स हैं। ठीक है भाई, अगर अपन वेंट्रल में देखें, ठीक है, ये डॉर्सल की बात हो गई। डॉर्सल वेंट्रल समझते हो? नो मैम। देखो, जब भी हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई मतलब ठीक है, जब भी हम किसी ऑर्गन के बारे में समझते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, बहुत यूजफुल होती है और बहुत जरूरी होती है। डॉर्सल, वेंट्रल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, ये जो वर्ड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो डॉर्सल वेंट्रल हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो एक सबसे इजी तरीका होता है डॉर्सल वेंट्रल का। हम कभी 4 पैर वाले हुआ करते थे, यस मैम। ठीक है, कभी हम क्वाड्रापेड्स हुआ करते थे, ठीक है, अब हम बाईपेडल हैं, लेकिन कभी क्वाड्रापेड्स हुआ करते थे। तो जो हमारा किसकी साइड, सनलाइट की साइड आता था, हमारा बॉडी का वो एरिया जो सनलाइट की साइड आता था,
हम उसको डोर्सल बोलते थे और जस्ट उसकी ऑपोजिट वाला वेंट्रल बोलते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा एवोल्यूशन हुआ और हम बाइपेडल हो गए, मतलब 2 पैरों से चलने लगे। तो अब हमारा जो वो सरफेस है जो सूर्य की तरफ आ रहा था, मतलब सन की तरफ आ रहा था, वो हमारी बैक हुई कि नहीं हुई? यस मैम। तो बैक को हम क्या बोलते हैं? डोर्सल। और बैक के जस्ट ऑपोजिट, मतलब जो सामने वाला होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल। ठीक है, तो डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस ये होता है, सामने वाला वेंट्रल, पीछे वाला डोर्सल। डोर्सल। ठीक है, और एंटीरियर पोस्टीरियर भी लगभग अपन ऐसे ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, कि डोर्सल के लिए अपन पोस्टीरियर वर्ड यूज कर लेते हैं काफी बार, और एंटीरियर के लिए वेंट्रल वर्ड यूज करते हैं। ठीक, तो वेंट्रल में क्या होती है? स्टर्नम होती है, मतलब आगे तुम्हें पता होगा ना, एक चौड़ी सी बोन प्रेजेंट होती है बीच में, यस मैम। है ना, बीच में एक चौड़ी सी बड़ी सी बोन प्रेजेंट होती है, उसको अपन स्टर्नम बोलते हैं। तो एक पूरी कैविटी बन गई कि नहीं बन गई? पीछे यस वर्टिब्रा, मैम। साइड में रिब्स और आगे स्टर्नम, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। तो अपना हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरैसिक कैविटी में। कहाँ पे? 2 लंग्स के बीच में, 2 लंग्स के बीच में थोरैसिक कैविटी में हमारा क्या हार्ट प्रेजेंट होता है, और स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट। है ना, लेफ्ट लंग के साइड थोड़ा टिल्टेड होता है, इसलिए लेफ्ट लंग पता हमारा ऐसे में होता यस मैम। है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लंग होता है वो ऐसे टिल्ट करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये मीजोडर्म से डिराइव्ड है, डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, याद कर लेना, डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। अब इसका मतलब क्या है, पता है किसी को? देखो नो। क्या होता है, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमारी 3 लेयर्स बनती हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। जो वो सेल्स की लेयर, मतलब जो लेयर्स की वो सेल्स होती हैं, वही आगे जाके अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग हमारे पार्ट्स डेवलप करती हैं। जैसे हार्ट है वो हमारा मीजोडर्मल सेल से बना हुआ है ना। मसल्स जो है वो अपनी मीजोडर्मल सेल्स से बनी हुई हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टोडर्मल सेल्स से बनी हुई है। तो ये क्या है कि वो सेल्स जो है वो बाद में जाके डिवाइड करती हैं और अलग अलग ऑर्गन्स बना लेती हैं। तो हमारा जो हार्ट है वो किस सेल्स से बना हुआ है? मीजोडर्म की मीजोडर्मल सेल्स से सेल्स। बना, है ना। और साइज क्या होता है इसका? क्लेंच हमारी फिश फिस्ट जितना। है ना, बंद मुट्ठी जितना, बंद मुट्ठी जितना साइज होता है इसका। छोटा सा ऑर्गन होता है, छोटा सा ऑर्गन होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है अब हर्ट। हार्ट। हाँ ठीक है, असली हार्ट देखे तो बहुत छोटा होता है, ठीक, लेकिन जब हम उसको स्टोर करते हैं तो वो बाद में क्या हो जाती है, उसमें स्टोर करने के बाद उसमें वो फूल जाता है, सॉइल अप हो जाता है, तो वो हमको बड़ा पता पड़ता है। लेकिन जो असली हार्ट होता है वो छोटा होता है। जैसे कि तुम लोगों ने वो मूवी देखी होगी शायद, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, यस मैम। तो उसमें तुमने देखा होगा ना, वो हार्ट एक डिब्बे में रखे रहते हैं, यस मैम। उतना ही हार्ट होता है। और हार्ट अपना बॉडी से बाहर निकलने के बाद भी कुछ टाइम तक बीट करता है, जैसे उसमें करता है, ठीक, उतना ही हार्ट होता है, उतनी ही साइज का होता है। ठीक, हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल मेम्ब्रेन। ठीक है, हार्ट जब इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो हमारे 2 मेम्ब्रेन से क्या होता है, वो कवर्ड होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन ये हो गई, ये जो दिख रही है अपन को, हमने थोड़ा दूर कर दिया इसको, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ये हो गई और इनर मेम्ब्रेन ये हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों लेयर के बीच में स्पेस दिख रहा है अपन को, तो उसको अपन पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी बोल देते हैं। अब इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो हमें एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? शॉक शॉक एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो उस फ्लूइड को क्या बोल देते हैं हम? पेरिकार्डियल फ्लूइड। बहुत इजी है भाई, लेयर्स को पेरिकार्डियम, दोनों की कैविटी को पेरिकार्डियम कैविटी, और दोनों के बीच के फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड। बहुत सिंपल है ये तो। ठीक है भाई, अब जो हार्ट होता है हमारे 4 चैम्बर से होता है।
जो दो ऊपर वाले छोटे चैम्बर होते हैं उनको एट्रियम बोलते हैं, और जो नीचे दो बड़े चैम्बर होते हैं उसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। वेंट्रिकल। एट्रियम की जो वॉल्स होती है वो थोड़ी थिन होती है इन कंपैरिजन टू वेंट्रिकल, है ना। वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं वो थिकर होती हैं, मोटी मोटी होती हैं, जैसे देख भी सकते हो तुम डायग्राम में। वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स है वो मोटी हैं और एट्रियम की थिन है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मैम क्योंकि वेंट्रिकल्स को मैम पुश करना पड़ता है ब्लड। वेंट्रिकल्स को प्रेशर ज्यादा झेलना पड़ता है, ठीक है। वेंट्रिकल्स को क्या प्रेशर ज्यादा झेलना पड़ता है। एक तो एट्रियम से प्रेशर से क्या आता है, ब्लड आता है, ठीक है, और उसके बाद प्रेशर से उसको भेजना भी पड़ता है, इसलिए वेंट्रिकल्स क्या होता है, वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा झेलना पड़ता है, इसलिए उसकी थिक वॉल्स होती है। ठीक है भाई, इतना समझ आया? यस मैम। ठीक है भाई। अब क्या होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने वहां स्फिंक्टर वगैरह पढ़े थे ना डाइजेस्टिव सिस्टम में। यस मैम। यहाँ पर भी एंट्री को गार्ड करती है, जिसको अपन वॉल्स बोलते हैं, ठीक है। गेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे अपने घर में गेट होते हैं ऐसे इनके यहाँ वॉल्स होते हैं, ठीक है। तो जो उनको क्या बोलते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल, क्या बोलते हैं भाई, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्स। वेंट्रिकुलर वॉल्स बोलते हैं, ठीक है भाई, ये तो ठीक है। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स में भी हमारा एक राइट साइड पे वॉल्व होगा, एक लेफ्ट साइड पे होगा, यस मैम। तो जो राइट साइड वॉल्व होता है उसमें क्या, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्यों? क्योंकि उसमें 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब तुम बोलोगे कस्प लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है ना, ये Yes, ma'am. कस्प कहलाते हैं। क्या कहलाती है? कस्प कहलाते हैं। तो तुम बोलोगे डायग्राम में तो मैम 2 ही दिख रहे हैं, एक पीछे की साइड को होता है, क्योंकि ये हमने सेक्शन लिया है ना, काट के देखा है बीच में हार्ट को, यस मैम। है ना। तो एक पीछे की साइड को होता है, 3 कस्प होते हैं इसलिए ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट साइड पे 2 कस्प होते हैं इसलिए बाइकस्पिड, डाइकस्पिड वॉल्स। है ना। या और एक नाम और देते हैं, मिट्रल वॉल्व, ठीक है। ये दोनों वॉल्व भी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के अंदर आते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी भाई इसमें, ठीक। बाकी और जो वॉल्व होते हैं जैसे सेमी ल्यूनर वॉल्व, तो सेमी ल्यूनर वॉल्व हम बाद में बताएंगे कि हमारे किस किस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वॉल्व होते क्यों हैं? टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। 10th में याद किया है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, है ना, कि हमारा ब्लड वापस से, जैसे एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा है, तो वापस से वेंट्रिकल से एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए हम वॉल्व को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। आया समझ इतना? यस मैम। तो हार्ट का हमने मस्कुलेचर, जो जनरल मस्कुलेचर था वो अपन ने पढ़ लिया। कल पढ़ेंगे अपन कंडक्टिंग सिस्टम और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके मैम। ठीक है। कोई डाउट हो तो बताना। यस मैम। एनसीईआरटी रीड करनी है, चारों को एनसीईआरटी रीड करनी है, हम फिर से बोल रहे हैं। कल हम थोड़ा सा पूछेंगे, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओके मैम। ठीक है, चलो भागो। थैंक यू मैम। हाँ, यही सर्कुलेटरी चैप्टर, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।